वालेकुम। ग्लूकोमा का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसको हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हमें आगे से डिजीज़ की समझ आ सके, ठीक है, और सब कुछ ईजी हो सके हमारे लिए। सो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को। सबसे पहले प्राइमरी मैंने आपको बताया था, अब आपके लिए ना पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स ले लिए, ठीक है। प्राइमरी में मैंने आपको बताया था कि अननोन कॉज होगा, किसी भी अननोन इडियोपैथिक कॉज होगी जिसकी वजह से ये ग्लूकोमा होगा। ओपन एंगल मीन्स कि आपका एंगल बिल्कुल खुला होगा, और ग्लूकोमा मीन्स कि आपके पास 3 चीज़ें आ रही होंगी। इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑप्टिक डिस्क पे कपिंग नज़र आ रही होगी और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा से ब्रीफ सा आपने देख लिया। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि इट इज़ अ बायलेटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी। मीन्स कि आपकी दोनों साइड की जो ऑप्टिक नर्व्स होंगी उसमें प्रॉब्लम आई होगी, पैथोलॉजी हुई होगी, ठीक है। और करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। कौन से 3 फीचर्स हैं? वही वाले हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, 21 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होगा। ओपन एंगल होगा क्योंकि हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि ग्लैकोमेटस ऑप्टिक डिस्क कपिंग होगी, ठीक है। ये मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया था कि क्यों हो रहा था, और मैंने आपको वीडियो लिंक भी शेयर किया था। और इसके अलावा ग्लैकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। मीन्स के जितने भी हमने विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स देखे थे स्कोटोमा वाले, उसमें से वो भी पेशेंट को फील्ड ऑफ विजन उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। फिर हम बात करते हैं कि इसके बारे में कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है आपका हेरिडिटरी। मतलब ये कि अगर किसी की फैमिली में पहले से ये था, मतलब पीछे से इसकी जीन्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा फैमिली हिस्ट्री, पहले से इसकी पेशेंट की किसी फैमिली में किसी को था ग्लूकोमा, ठीक है, तो इसको भी हो रहा है। एज कि जो एल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। रेस, जो ब्लैक लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। मायोप्स, याद रखना है, मायोप्स के अंदर कॉमन होता है। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। मायोप्स के अंदर कॉमन होता है। मायोप्स में क्यों कॉमन होता है? मायोप्स में एक्चुअली वो वाला जो मायोपिया होता है ना, जिसमें एक्सियल लेंथ कम होती है आई बॉल की, तो आई बॉल की एक्सियल लेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, मायोपिया में जो एक्सियल लेंथ होता है वो ज़्यादा होती है आई बॉल की, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को जो प्रेशर होता है वो पड़ता है ना ऑप्टिक नर्व के ऊपर, और इस तरह से जो है वो उसकी वजह से फिर ग्लूकोमा के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेच पड़ता है इतनी ज़ोर से, वो मतलब एक्सियल लेंथ मतलब आई बॉल बड़ा हो गया है, स्ट्रेच पड़ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उनमें तो वैसे ही बहुत सी डिजीज़ कॉमन होती है, तो डायबिटीज़ भी इसका रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, जो लोग टॉपिकल स्टेरॉइड्स लेते हैं, आपने याद रखना है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स अगर लेंगे तो ग्लूकोमा का रिस्क ज़्यादा होगा। अगर ओरल स्टेरॉइड ज़्यादा लेंगे तो कैटरैक्ट का केस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपकी क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स लेंगे तो ग्लूकोमा का रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर हम ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं तो फिर कैटरैक्ट का जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैकेनिज़्म क्या होता है एलिवेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। एक्चुअली होता क्या है, हमने देखा कि ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, ठीक है। मीन्स के एंगल ओपन होगा लेकिन ग्लूकोमा हो रहा है। ऐसी क्या बात हुई? मैंने आपको उसका पूरा ड्रेनेज पाथवे बताया था कि जो क्या पाथवे होता है कि हमारे पास सीलियरी बॉडी से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में आता है, वहाँ पे आइरिस और कॉर्निया के दरमियान में एंगल होता है जिसमें ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है। ट्रेबेकुलर मैशवर्क से वो जाता है हमारे कैनाल ऑफ श्लेम में, वहाँ से वो स्क्लेरल वेंस में चला जाता है, वहाँ से वो वीनस आउटफ्लो हो जाता है और वो ड्रेनेज हो जाती है उसकी, ठीक है। अब एंगल हमारा खुला हुआ है लेकिन इस ड्रेनेज पाथवे में कहीं भी एबनॉर्मलिटी आएगी तो उसी वजह से होगा ना। सो उसी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा ना। तो इस वजह से वो बता रहे हैं कि लॉस ऑफ, सबसे पहले तो कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्वियस आउटफ्लो इन द ट्रेबेकुलर मैशवर्क, कि जो हमारा ट्रेबेकुलर मैशवर्क है जो एक्चुअली सीव लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें होल्स बने हुए हैं, उसके होल्स ब्लॉक हो गए हैं किसी भी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वॉशरूम में वो जो जिससे आप नहा रहे होते हैं और वो वाला जो ऊपर शॉवर लगा होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर वो होल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो आप उनको खोलने की कोशिश करते हो, और अगर वो ब्लॉक हुए हो तो पानी नहीं आ रहा होता। इसी तरह ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क भी होती है।
इसमें इसके जो होल्स होते हैं उनमें कोई भी ब्लॉकेज आ सकती है, किसी भी वजह से कुछ अंदर फंस जाता है, ठीक है, जिस वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्वेस आउटफ्लो होती है ट्यूबरकुलर मेशवर्क में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लॉस ऑफ ट्यूबरकुलोसाइट्स के क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसाइट्स, हमारे जो ट्यूबरकुलर मेशवर्क के सेल्स हैं वो लॉस होना शुरू हो गए, जिन्होंने ट्यूबरकुलर मेशवर्क को लाइन किया हुआ था, और फिर वो लॉस होने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल उसके अंदर जमा होना शुरू हो गया। जब ऐसा शुरू हुआ तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है और एक्वेस फ्लो ड्रेन नहीं होता, ठीक है। सो ये आपके पास प्रॉब्लम आती है। ट्यूबरकुलोसाइट्स जो है वो लॉस हुए, उसकी वजह से कोई भी चीज़ें आके डिपॉजिट होना शुरू हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आके ट्यूबरकुलर स्पेस में, और वो जो हमारे पास ब्लॉकेज हो गया ट्यूबरकुलर मेशवर्क और रेजिस्टेंस हो गई एक्वेस आउटफ्लो में, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ आएगा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि पेनलेस स्लोली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन है। पेन नहीं होती यहाँ पे, पेन क्यों नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कोई नहीं है, ठीक है, जस्ट आपके पास जो है इस तरह का केस होता है, पेन नहीं है, ठीक है। पेनलेस स्लोली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन है, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की जो विजन है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाती है। पेशेंट आपके पास आता है हेडेक लेके, ठीक है। जब हमने एक्चुअली पेपिलिडीमा देखा था तो उसमें भी हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर पेशेंट का ज़्यादा हुआ था, पेशेंट को हेडेक हो रहा था। यहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हुआ है। जब भी हमारे प्रेशर्स फ्लूइड के ज़्यादा होते हैं पेशेंट हेडेक की कंप्लेन करता है, ठीक है। सो हेडेक के साथ कंप्लेन करेगा। तीसरी चीज़ ये फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस इन प्रेस बायोपिया, कि पेशेंट जो है उसकी वो कहेगा कि मेरी मतलब नज़र मतलब प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन है ना, तो इस वजह से उसको बार बार ग्लासेस का नंबर चेंज करना पड़ेगा। चौथी चीज़ जो इसमें आती है वो ये कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है पेशेंट को। ऑब्वियसली उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती जा रही है, वो वाला रीजन, और आपको पता है ऑप्टिक नर्व हमारी विजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में, कलर विजन में, एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। सो इस तरह से पेशेंट जो है हिस्ट्री लेके आएगा पेनलेस लॉस ऑफ विजन के साथ, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस के साथ, उसको जो है वो हेडेक हो रहा होगा और नाइट ब्लाइंडनेस शो करेगा पेशेंट, ठीक है। सो हम साइंस नोट करेंगे। साइंस में ये आपका एससीक्यू है कि आप जो है कैसे साइंस नोट करोगे। जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, टोनोमीट्री देखी थी, फिर हमने गोनियोमीट्री देखी थी, फिर हमने फंडोस्कोपी देखी थी, फिर हम पेरीमीट्री देखी थी, तो हम वो सारी चीज़ों से पेशेंट को चेक करेंगे। जब हम टोनोमीट्री करवाएंगे तो पेशेंट का आईओपी रेज्ड होगा। जब हम गोनियोमीटर से चेक करेंगे तो पेशेंट का प्राइमरी ओपन एंगल में खुला होगा एंगल, ठीक है, एंगल इज़ ओपन इन द गोनियोमीटर। तीसरी चीज़, जब हम फंडोस्कोपी या ऑफ्थेल्मोस्कोपी से उसकी ऑप्टिक डिस्क देखेंगे तो हमें कपिंग नज़र आएगी उसमें, ठीक है। और फिर लास्टली हम पेरीमेट्री करेंगे तो हमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स नज़र आएंगे। तो ये आपने साइंस नोट करने होते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट को। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के लिए काउंसल करेंगे, ठीक है। सो बिकॉज ज़्यादातर जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हमने देखा कि एल्डर इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है। इस वजह से ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मोस्टली इसके साथ आते हैं, तो हमने उनकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको काउंसिल करना होता है। अगर तो वो डायबिटिक हैं, उनकी डायबिटीज़ सही करवानी है, या बहुत से मतलब जो भी है उसको काउंसिल करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, फिर लेज़र ट्रीटमेंट करना है, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे उसको, मेडिसिन्स दोगे। तो मेडिसिन्स में आप क्या दोगे, आपने बहुत से ऐसे फॉर्मा में ड्रग्स देखे थे जो कि एक्चुअली आप एक्वेस ह्यूमर की ग्लूकोमा के पेशेंट्स को दे रहे थे, और आपको वो याद भी होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने ऐसी ड्रग्स देनी है जिससे या तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि एक्वेस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाए, और दूसरा जो हमारा गोल होना चाहिए वो ये कि हमारी जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा हो जाए। अल्टीमेटली जब हम या तो उसकी प्रोडक्शन कम कर देंगे या ड्रेनेज ज़्यादा कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो हमने इसमें जो ड्रग्स देनी होती हैं, सबसे पहले जो हम करते हैं आउटफ्लो ज़्यादा करने के लिए, वो आपने याद रखना है। इसमें हम देते हैं मस्क्रीनिक एगनिस्ट्स, ठीक है, कार्बाकोल, पाइलोकार्पिन, ये देते हैं ताकि हमारा ट्यूबरकुलर आउटफ्लो ज़्यादा हो। 90% जो कर रहा था 80% फ्लो ज़्यादा हो रहा था उससे, तो ट्यूबरकुलर आउटफ्लो को ज़्यादा करने के लिए हम M3 एगनिस्ट देते हैं, मस्क्रीनिक एगनिस्ट देते हैं। और आपको पता है
एक तो ये हमारे पास दो तरह से ये फंक्शन करता है, ये जो मस्क्रीनिक एगनिस्ट होते हैं ना, ये दो तरह से काम करते हैं। एक तो ये आउटफ्लो भी ज़्यादा करवाते हैं, दूसरा ये हमारे जो आयरिस होती है उसको पता है ना, उस स्फिंक्टर प्यूपिली होता है उसको ये सप्लाई कर रहा होता है, ये जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपिली होता है वो जो प्यूपिल होता है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा तो हमारा जो आयरिस होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब वो आगे की तरफ मूव करेगा तो हमारा एंगल जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल जो खुला हुआ है ऑलरेडी, तो हमें मायोटिक्स हम सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं, याद रखना है, सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं कि ताकि ट्यूबैकुलर आउटफ्लो ज़्यादा हो, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है। तो वो एंगल खोलने वाला काम इसने उसमें करना है जहाँ पे एंगल बंद होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं ये जो हमारे हैं मस्क्रीनिक एगनिस्ट, ये मोस्टली हमारे आउटफ्लो को ज़्यादा करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो 20% आउटफ्लो होता है वो आपको पता है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो होता है, और इसमें जो आपके हेल्पफुल होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और इसमें जो आपके मोस्टली यूज़ होते हैं लेटानोप्रोस्ट और बिमेटोप्रोस्ट ये वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये आपका एक्वियस आउटफ्लो ज़्यादा करते हैं यूवियोस्क्लेरल पाथवे से, आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा हमने करनी होती है प्रोडक्शन कम, ठीक है। तो टू डिक्रीज़ द प्रोडक्शन हम जो ड्रग्स देते हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं और अल्फ़ा 2 एगनिस्ट हैं। इनको आप कैसे याद रखोगे, ABC, अल्फ़ा 2 एगनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ABCs आपने देनी है एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम करने के लिए, जबकि ट्यूबैकुलर आउटफ्लो ज़्यादा करने के लिए आपने मस्क्रीनिक एगनिस्ट देने हैं, और यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो ज़्यादा करने के लिए आपने प्रोस्टाग्लैंडिन एगनिस्ट देने हैं, ठीक है। सो ये आपका जनरल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स प्रोडक्शन कम करती हैं, कौन सी ड्रग्स आउटफ्लो ज़्यादा करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा ये कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, तीसरा ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हम यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बताया कि यूवियोस्क्लेरल रूट जो होता है 20% जिसमें से आउटफ्लो होता है उसको ज़्यादा करता है। इसमें जो मोस्टली आपके यूज़ होते हैं लेटानोप्रोस्ट है, और इसके अलावा ट्रैपोप्रोस्ट है, बिमेटोप्रोस्ट है, ये आपके यूज़ होते हैं। ऑस्पी में आपके पास पिक्चर आएगी अगर, तो लेटानोप्रोस्ट लिखा होगा, इस पर आपको सबसे पहले पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करें क्या है ये, तो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। फिर वो पूछते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आपने बताना है कि यूवियोस्क्लेरल रूट से ये जो एक्वियस ह्यूमर की आउटफ्लो ज़्यादा करता है। फिर आपने बताना है कि वो पूछते हैं आपके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, तो आपने बताना होता है कि ये आइरिस की हाइपर पिगमेंटेशन कर सकता है, ठीक है, ये कॉन्जक्टिवल हाइपरीमिया कर सकता है, और आईलैश की लेंथनिंग करता है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, ये आपने बताने होते हैं। फिर आपके बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का मैंने आपको बताया ये प्रोडक्शन कम करते हैं, अल्फ़ा 2 एगनिस्ट प्रोडक्शन कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के नेम आपको पता भी होंगे कि टिमोलोल, लेवोविनोल ये यूज़ होते हैं। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स के, आपको पता है कि ये अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ब्रोंकोस्पैज़म करवाता है, ब्रेडिकार्डिया करवाता है और हार्ट ब्लॉक करवाता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अल्फ़ा 2 एगनिस्ट जो होते हैं ये एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करते हैं, और इनके जो नेम्स आते हैं एप्राक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन, ठीक है। सो ये आपको नाम आने चाहिए, एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन, दीज आर द अल्फ़ा 2 एगनिस्ट। एंड इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एलर्जी करवाते हैं, इरिटेशन करवाते हैं। सो मायोटिक्स जो पाइलोकार्पिन है उनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपने याद रखना है, कैटरैक्ट करवाते हैं, ठीक है। और बाकी एक मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सारे वो बताए हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स, उसमें से एक और आप याद कर लें कि सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा जो है ना उसका रिस्क भी ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ये भी आपकी प्रोडक्शन को कम करते हैं, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के क्या होते हैं कि ये जो है केराटाइटिस करवाते हैं और ड्राइनेस करवाते हैं, ठीक है, कॉर्निया की। सो ये आपके पास, अब हम इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है मैंने आपको ट्रीटमेंट जो इसका लेज़र वाला है वो देख लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग के बाद आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है जिसमें आपको मैंने ड्रग्स के नाम बता दिए और वो किस लिए यूज़ होते हैं। अब लेज़र ट्यूबैकुलोप्लास्टी मीन्स के इसमें लेज़र से हम क्या करते हैं कि जो ट्यूबैकुलर मैशवर्क होता है उसको खोल देते हैं, क्योंकि ट्यूबैकुलर मैशवर्क में ब्लॉकेज आई होती है ना, एंगल तो ओपन है
लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेज आई हुई है, तो हमने लेज़र के साथ क्या किया, ट्यूबैक्यूलोप्लास्टी कर दी, मतलब कि जो वहाँ पे ट्यूबैक्यूलर मैशवर्क है उसको ओपन कर दिया। तो आपने याद रखना है इसमें 2 तरह के लेज़र यूज़ होते हैं, सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। एर्गॉन लेज़र यूज़ होता है और दूसरा सिलेक्टिव लेज़र होता है। सिलेक्टिव एर्गॉन लेज़र होता है और दूसरा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव में आप यूज़ करते हो डबल फ्रीक्वेंसी YAG, ठीक है, ये आप लेज़र यूज़ करते हो। तो लेज़र ट्यूबैक्यूलोप्लास्टी हो गई। उसके बाद सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास। इसका SCQ है कि सर्जरी में आप क्या यूज़ करते हो। तो इसकी सबसे पहले इंडिकेशंस हम देख लेते हैं कि सर्जरी हमने कब करनी है, ठीक है। अब सर्जरी का जो पहले इंडिकेशन होती है वो ये कि जो हम ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को, उससे पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका ग्लूकोमा ठीक नहीं हो रहा ड्रग्स देने की वजह से। दूसरी इंडिकेशन ये होती है कि क्योंकि बहुत लॉन्ग अरसे तक, मतलब बहुत देर तक पेशेंट को जो है मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है, मतलब सॉरी कॉस्टली होती है, ठीक है। इतनी महंगी दवाइयाँ पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ, इस वजह से हमने सर्जरी करनी होती है। तीसरी बात, कंप्लाइंस पुअर होती है, तो हमने सबसे पहले काउंसलिंग ही पेशेंट की करनी थी, कंप्लाइंस ही करनी थी, बिकॉज वी नाउ दैट कि ज़्यादातर जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है ये बूढ़ों में होता है, ठीक है। सो ओल्ड एज में जो है इसकी कंप्लाइंस पुअर होती है, तो इस वजह से हम उनकी सर्जरी ही कर देते हैं कि जान ही छुड़ा दो, ठीक है, और इनको मसला ना हो। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं सर्जरी की, एक होती है ट्यूबैक्यूलेक्टमी और दूसरी होती है डीप स्क्लेरोटोमी, ठीक है। ट्यूबैक्यूलेक्टमी जो है विद एंटी स्कारिंग माइटोमाइसिन सी, इसमें हम जो है वो एक्चुअली माइटोमाइसिन सी देते हैं, जिससे एक्चुअली स्कारिंग नहीं होती और साथ में हम ट्यूबैक्यूलेक्टमी कर देते हैं। मींस दैट कि हम जो ट्यूबैक्यूलर मैशवर्क में जो है एक्चुअली आया हुआ है हमारे पास ब्लॉकेज, वो खुल जाए, ठीक है। इसका जो आपके पास प्रोसीजर का लिंक है कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप देख लें अगर आपको ज़्यादा अच्छी समझना है तो, ठीक है। सो ट्यूबैक्यूलेक्टमी आपने कर दी और इसके अलावा जो दूसरी आपके पास चीज़ है वो होती है अच्छा, अब ये जो आपके पास ऑस्पी की एक फ़िगर आती है 11.29 आपकी बुक की फ़िगर है, तो ये आपकी फ़िगर आती है और ये पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो आपने बताना है कि ये ट्यूबैक्यूलेक्टमी हुई हुई है, नेम ऑफ़ द प्रोसीजर लिखना है। उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि नेम द डिज़ीज़ फॉर विच इट इज़ डन, तो आपने बताना है कि ग्लूकोमा के लिए हम करते हैं। और इसके अलावा ये आपने हाईलाइट देखना है कि आपको ना आई बॉल के ऊपर आप इसका जब प्रोसीजर देखेंगे ना, लिंक जो मैंने आपको दिया वो आप देखेंगे तो उससे आपको उसका प्रोसीजर समझ आएगा। तो इसका आपके पास जो आई बॉल के ऊपर ना इसका ब्लेब बन जाता है, तो ये ब्लेब इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है जिससे आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। सो आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। और लास्टली जो आपके पास सर्जरी में ऑप्शन होता है वो डीप स्क्लेरोटोमी होती है। इसमें आप क्या करके, जब आपका ये गोल होता है कि आपने ट्यूबैक्यूलर मैशवर्क को तंग नहीं करना, ठीक है, मतलब आपने जो है ट्यूबैक्यूलेक्टमी नहीं करनी, आपने जो है वो मतलब इंटीरियर चैम्बर में एंटर नहीं होना, तो फिर आप जो है स्क्लेरोटमी करते हो, ठीक है, डीप स्क्लेरोटोमी करते हो। उससे भी ये होता है कि आपका जो एंगल होता है वो खुल जाता है, लेकिन ये है कि आपका ट्यूबैक्यूलर मैशवर्क के अंदर मतलब उसके अंदर कोई हम जो है वो चेंजिंग नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा।